पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत आज करते हैं जयशंकर प्रसाद की इन्हीं पंक्तियों के साथ। क्योंकि किसान भाइयों, कोई भी सफलता तभी महत्व रखती है जब उसके पीछे संघर्ष किया गया हो। और हमारे किसान भाई तो पूरी मेहनत करते ही हैं खेती को ना सिर्फ उन्नत बनाने के लिए, बल्कि खेती में नवाचारों को और ज़्यादा आगे लाने के लिए। हमारे किसानों की आय बढ़ सके, इसके लिए कृषि विभाग और कृषि से जुड़े विशेषज्ञ भी उनके साथ रहते हैं और वो उनका साथ दे सके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग करती है। और कृषि दर्शन कार्यक्रम तो है ही सदा आपके लिए सच्चा मार्गदर्शक, सहायक बनके आपके साथ। आज कृषि दर्शन में नवाचारों की ही बात करेंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। पीएम किसान के लाभार्थी कृषक करवाएं ई-केवाईसी सत्यापन। खेत पर आवास के लिए 50 लाख रुपए तक का मिलेगा ऋण। और जैविक कृषि के लिए बड़ी जोत वाले किसानों का सम्मेलन आयोजित। सहकारिता और स्टेट नोडल अधिकारी ने बताया कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को ई-केवाईसी नहीं होने पर आगामी किश्त नहीं मिल पाएगी। सहकारिता और स्टेट नोडल अधिकारी पीएम किसान मेघराज सिंह रत्नू ने बताया कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। ई-केवाईसी नहीं होने पर आगामी किश्त नहीं मिल पाएगी। ई-केवाईसी के लिए भारत सरकार ने पीएम किसान गॉय के नाम से मोबाइल ऐप बनाया है। उन्होंने बताया कि यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए किसान चेहरे की पहचान तकनीक से ई-केवाईसी करा सकते हैं। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को आगामी किश्त के लिए ई-केवाईसी भूमि विवरण का पोर्टल पर अपलोड कराना, बैंक खाते को आधार से लिंक कराना और बैंक खाते को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए सक्षम कराना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मोबाइल ऐप के अलावा सीएससी पर भी किसान ई-केवाईसी करा सकते हैं। किसानों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करने और डीबीटी के लिए सक्षम करवाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खाता खुलवाने की सुविधा दी गई है। इसके लिए लाभार्थी कृषक नजदीकी पोस्ट ऑफिस अथवा पोस्टमैन के सहयोग से नया खाता खुलवाकर आधार से लिंकिंग का कार्य त्वरित रूप से करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए इन सभी कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए महंगाई राहत कैंपों के अलावा सीएससी और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स के द्वारा भी कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। अब ग्राम सहकार आवास योजना के तहत किसानों को खेत पर आवास बनाने के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि किसान को खेत पर आवास निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना जारी कर दी गई है। इस योजना में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 50 लाख रुपए तक का ऋण 3 किश्तों में उपलब्ध कराया जाएगा। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार किसान को 6% ब्याज देना होगा। यह ऋण दीर्घकालीन अवधि 15 वर्ष का होगा। सुश्री गुहा अपेक्स बैंक में केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि खेत पर आवास के लिए बैंकों को 72 करोड़ 70 लाख रुपए का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि महंगाई राहत कैंप में आवेदनकर्ताओं के प्राप्त पात्र आवेदनों को शीघ्र ही ऋण वितरित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाना है। अभी तक 2,34,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि आजीविका से संबंधित आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई 2023 तक आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में 22,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण का वितरण होना है।
श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जाखोड़ा कोटा के द्वारा जैविक खेती विस्तार के लिए बड़ी जोत वाले किसानों का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय बीज प्रमुख भारतीय किसान संघ के कृष्ण मुरारी ने कहा कि आज समाज का हर 10वां व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। पंजाब के कई जिलों के उदाहरण आज सामने हैं। इसके पीछे उनका दूषित भोजन है और भोजन की गुणवत्ता के लिए आज गौ आधारित जैविक कृषि की महती आवश्यकता है। प्रदीप गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि जैविक कृषि से उत्पादन बढ़ता है। इसी अनुसंधान केंद्र के खेत से हमारी सरकारी टीम ने फसल कटाई प्रयोग में ये तथ्य प्राप्त किया, जिसमें प्रति एकड़ 25 क्विंटल गेहूं का उत्पादन जैविक कृषि से प्राप्त हुआ। अब प्रत्येक किसान को जैविक कृषि के लिए प्रयास करने चाहिए। हाड़ौती के भूभाग पर पोटेशियम पर्याप्त है, इसलिए यहाँ जैविक कृषि से उत्पादन बढ़ना और भी सरल हो जाएगा। राजस्थान सरकार भी जैविक कृषि के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अब जैविक कृषि में तकनीकों का इस्तेमाल करके इस अभियान को और आसान किया जा सकता है। केंद्र के निदेशक ताराचंद गोयल ने शुद्ध आहार स्वस्थ परिवार के अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कृषि रसायनों का मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही जीव जगत भी कृषि रसायनों से खतरे का जीवन जी रहे हैं। इसी चिंता के निदान के लिए आज जैविक कृषि ही अंतिम विकल्प है। इसके लिए किसान अपने छोटे भूभाग से जैविक कृषि शुरू करें। खुद अपने परिवार के भोजन के लिए सभी प्रकार के अनाज, तिलहन, दलहन, मसाला के लिए बाड़ी विकसित करें। अनुसंधान केंद्र के मुख्य प्रबंधक पवन टांक ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक कृषि का विस्तार बड़ी जोत वाले किसानों के द्वारा शुरू हो। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। पुराने ज़माने में कहा जाता था, जब कोई प्रिय मेहमान घर में आता है तो चावल सींचते हैं, मूंग पसीसते हैं। इस मूंग यानी मोटे अनाज का अपना ही महत्व है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को हमेशा बेहतर बना के रखता है। मोटे अनाज का स्वास्थ्य से क्या जुड़ाव है, क्या महत्व है, इस बात को समझते हुए भारत के द्वारा 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके महत्व को बताया गया। इसके महत्व को समझते हुए ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। ऐसे में मोटे अनाज को किस तरीके से व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जाए और आय बढ़ाई जा सकती है, किसान क्या कुछ कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर सुभिता कुमावत, सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय फतेहपुर सीकर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। जैसा कि मैम आज का हमारा विषय है मोटे अनाज को व्यवसाय के रूप में स्थापित करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मन में आता है कि मोटा अनाज क्या है और वो कौन कौन से अनाज है जिन्हें मोटे अनाज की श्रेणी में रखा जा सकता है, बताइए। नमस्कार किसान भाइयों। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 को संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है। अक्सर यदि अपन बात करते हैं मिलेट्स की तो हमारे दिमाग में ये आता है कि शायद बाजरा और ज्वार की बात की जा रही है, लेकिन सिर्फ ये दो शब्द ही नहीं है। मिलेट्स के अंदर अपन ज्वार बाजरा के अलावा रागी, कोदो, कुटकी और भी मिलेट्स हैं, जैसे सावा, चीना, इनकी भी बात मिलेट्स के अंदर की जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमने जाना कि मोटे अनाज में सिर्फ बाजरा या ज्वार नहीं आती है। अब बात करते हैं कि जो मोटा अनाज है इसे स्मार्ट फूड भी कहा जाता है, इसका क्या कारण है? मोटा अनाज जो है वो स्मार्ट फसल के साथ साथ में स्मार्ट फूड, न्यूट्रिया फूड या पोषक अनाज भी इसको कहा गया है, क्योंकि पोषक अनाज जैसा इसके नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि पोषक अनाज उसे कहते हैं जिसके अंदर पोषण तत्व जो हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं। पोषण अनाज के अंदर अपन बात करें तो इन मिलेट्स से अपन को विटामिन B6, नियासिन, फोलिक एसिड,
कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा इनके अंदर डाइटरी फाइबर भी होता है। अपने ICAR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च का एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे के अंदर बताया गया है कि मिलेट्स के अंदर 5 से 12% प्रोटीन, 2 से 5% वसा और 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट और 12 से 15% इसके अंदर फाइबर होता है। जी डॉक्टर साहब, बात करें कि किस तरीके से हमारा जो किसान है वो इस मोटे अनाज को व्यावसायिक स्तर पर अपना सकता है, या अगर मोटे अनाज को ही वो अपना पूर्ण व्यवसाय बनाना चाहे तो उसे कितना लाभ होगा, क्या संभावनाएं हैं, इसके विषय में बताइए। सबसे पहले अपने बात की थी कि ये मोटा अनाज जो है वो स्मार्ट फूड भी है और स्मार्ट फसल तो है ही है, क्योंकि इस मिलेट्स को उगाने के लिए सबसे पहले तो कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पे इसको आसानी से अपन उगा सकते हैं। इसके अलावा मिलेट्स जो है वो पर्यावरण के अनुकूल है, प्रकाश असंवेदी है, तो अभी का जो जलवायु अनुकूल के प्रति भी ये अच्छा है। इसके अलावा अपन मिलेट्स के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर रासायनिक जो उर्वरक हैं उनकी बहुत कम ज़रूरत होती है। मतलब कि इसके अंदर अपन रसायनों का जो यूज़ है वो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी खास बात मिलेट्स की यही है। इसके अलावा जो यहाँ पे उच्च तापमान जो है उसमें भी मिलेट्स आसानी से उग सकते हैं। इसके अलावा मिलेट्स के अंदर जो कीट हैं वो भी मिलेट्स के अंदर कम आकर्षित होते हैं। तो ये मिलेट्स की बहुत सारी खासियत है जिसकी वजह से किसान भाई मिलेट्स को उगाकर अपने आमदनी के अंदर बढ़ावा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो किसान है अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है मिलेट्स के द्वारा, तो बात की जाए कि इसका सही मूल्य किस तरीके से लगाया जा सकता है, और जैसा कि दुनिया में कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, जिसकी ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ जाती है। ऐसे में आम जनता तक मिलेट्स का प्रचार किस तरह किया जाए, किस तरीके से इसका मूल्य तय किया जाए ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और उसकी आय बढ़ सके, ये बताइए। बाजरा की बात करें तो बाजरा की रोटी, बाजरा की राबड़ी, बाजरा से हलवा, बाजरा से कुकीज़, बिस्किट्स आदि अपन उत्पाद तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे रागी है तो रागी से भी अपन रागी का हलवा, रागी का उपमा, ये रागी बेसन लड्डू और कुटकी जो है, कुटकी से कुटकी की चाय, कुटकी नमकीन चावल और बहुत सारे उत्पाद जो हैं वो अपन तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल मिलेट से आइसक्रीम भी शायद आने वाले दिनों में मार्केट में आ जाएगी। इसके अलावा इससे मिलेट से समोसा, सेवैयाँ, खीर आदि अपन उत्पाद तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा भी किसान भाई जो वैल्यू एडिशन करने के अलावा भी व्यवसाय के रूप में यदि अपनाना चाहे मिलेट्स को, तो सबसे पहले फूड इंडस्ट्री के रूप में अपन इसको अपना सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में इनकी वैल्यू एडिशन करके अपन इनके उत्पाद को मार्केट में बेच सकते हैं। इसके अलावा अपन मिलेट्स को कटलरी एक उद्योग है, उसके अंदर भी अपन इसका व्यवसाय अपन बढ़ा सकते हैं। वैसे कटलरी जो शब्द है वो अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है, लेकिन कटलरी जो है वो आम तौर से धातु या बांस या प्लास्टिक की बनाई जाती है। तो अभी जैसे मिलेट्स हैं, मिलेट से भी अपन बांस से या ज्वार बाजरा से कटलरी बना सकते हैं। कुछ लिमिटेड कंपनियां हैं जो अभी कटलरी बना रही हैं। इस कटलरी के अंदर चाकू, चम्मच, चॉप स्टिक जो यूज़ डिस्पोजेबल हैं और अपना कंज्यूमर जो है अपना मील ख़त्म करने के बाद इसका यूज़ भी कर सकता है। एक फ्यूचर मार्केट में एक एनालिसिस किया गया था, उसके तहत बताया गया है कि 2021 से लेके 2031 के बीच के अंदर 4% कंपाउंड ग्रोथ रेट से डिस्पोजेबल जो कटलरी है उसका बढ़ावा हो सकता है। तो किसान भाई कटलरी के रूप में भी इसको अपना सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जो खाद्य वितरण ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऑनलाइन खाद्य वितरण के अंदर ओनली सिंगल यूज़ या डिस्पोजेबल जो कटलरी है उसका आगे अपने पास अवसर है। इसके अंदर भी अपन ज्वार, बाजरा या सोरगम, मिलेट से जितने भी कटलरी हैं उसको अपन बना के बेच सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो हैं बायोफ्यूल के अंदर भी अपना इसके अंदर व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि बायोफ्यूल जो है वो पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतें और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको देखते हुए इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। इसके अंदर भी अपन ईंधन के रूप में
इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मीठी जो ज्वार है उसके जो डंठल है उसको अपन सबसे ज़्यादा उसके अंदर बायोफ्यूल या ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैव ईंधन पोषण नीति 2013 के अनुसार सरकार ने भी मीठी ज्वार को इसके अंदर शामिल किया है। इसके अलावा अपन बात करें व्यवसाय के रूप में तो किसान भाई इसको अपना एक नया FPO बनाकर भी इसके अंदर काम कर सकते हैं। अपना एज ए एग्रीगेटर्स के रूप में भी जो स्टोर्स हैं या फिर जो खाद्य उद्योग हैं उनके लिए एकत्रित करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा बीज व्यवसाय के रूप में भी किसान भाई अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। और भी इसके अलावा यदि बात करें तो अपन मिलेट्स के होटल या कैफ़े इनके रूप में भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि अपन मिलेट्स के लिए किसान भाई और क्या क्या व्यवसाय कर सकते हैं तो इसके लिए अपन कहेंगे कि किसान भाई जो है अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाकर या फिर उसकी पैकेजिंग करके भी अपना व्यवसाय जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। इन सभी से किसान जो है अपनी आमदनी को लगातार बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है कि किस तरीके से किसान इनके सह उत्पाद बनाकर ना सिर्फ अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है, और अगर डिस्पोजेबल की बात की जाए तो एक बहुत ही नवाचारी कदम है जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इन सभी चीज़ों को किसान अपना सके, व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ा सके, क्या इसके लिए कृषि विभाग या सरकार के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है या कोई और इस तरीके की सहायता जो किसानों को आगे बढ़ने में मददगार हो, बताइए। हाँ जी मैम, अभी भारत सरकार ने मिलेट्स को प्रोत्साहन के रूप में बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, जिसमें अपन सबसे पहले बात करें तो MSP की, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यदि मिलेट्स का बढ़ेगा तो सभी किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इसका लेंगे। अभी 7 जून को ही इसकी खरीफ क्रॉप जो है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, जिसके अंदर 3 जो फसलें हैं उन्हीं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। सबसे पहले जवार हाइब्रिड जो है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 3180 रुपये पर क्विंटल है। जवार मालदंडी का 3225 रुपये और बाजरा का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2500 रुपये पर क्विंटल किया गया है। और रागी जो है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रुपये पर क्विंटल किया गया है। तो ये एक अच्छी पहल है भारत सरकार की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे किसान भाई भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन लेंगे, और उत्पादन जब ज़्यादा लेंगे तो सीधी सी बात है कि किसान को फ़ायदा भी इसका ज़्यादा होगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन एक नई स्कीम स्टार्ट की है। इसके अंतर्गत यदि किसान भाई अपनी कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है या मिलेट से कोई उत्पाद तैयार कर रहा है तो उसके लिए आप rajkisaan.rajasthan.government.in पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर 25 से 50% अनुदान का भी प्रावधान है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसानों तक आप पहुंचा रही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये हमारे किसान इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। चलते चलते आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगी, क्या सलाह देना चाहेंगी, बताइए। जी, किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि सरकार अपने साथ है और वो मिलेट्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम भी चला रही है। FPO के थ्रू भी अपन को सहायता दे रही है, अपने को प्रोत्साहन राशियाँ भी अपन को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स का उत्पादन करें, आपको इससे अच्छी आमदनी होगी। और साथ ही मिलेट्स को अपने भोजन में भी शामिल करें, क्योंकि जैसा कहा गया है जैसा खाए वैसा पाए, क्योंकि संतुलित भोजन और आहार जो है वो अपने स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए अपनी फार्म से लेके अपनी प्लेट के अंदर होना ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही कि जैसा खाए वैसा पाए, और कहते हुए कि अब हमें ये जो समय है किसान भाइयों, ये आ गया है जहां हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति और पर्यावरण के प्रति एक कदम बढ़ाना होगा, जिम्मेदारी को निभाना होगा। मोटे अनाज को व्यवसाय के रूप में किस तरह स्थापित किया जाए, किस तरह अपनी आय बढ़ाई जाए, इस विषय पर डॉक्टर सुभिता कुमावत, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय फतेहपुर सीकर से आप आई और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मोटे अनाज से जुड़ी जानकारियों का लाभ उठाते हुए आप न सिर्फ इसके लिए जुड़े नवाचारों को अपनाएंगे, बल्कि सह उत्पाद
बनाकर भी आप इसको व्यावसायिक स्तर पर स्थापित करेंगे। आप कृषि दर्शन कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और अब चलते चलते अपना मूल मंत्र ज़रूर दोहराएंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।